हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का निराला द विजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिंदी पैडागोजी एंड हिंदी पैसेज की बात करने जा रहे हैं। हिंदी पैडागोजी और हिंदी पैसेज की बात करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे कि हिंदी का पैसेज कैसे निकालना चाहिए और हिंदी में जो कविताएं आते हैं उसका कैसे निकालना चाहिए, और 15 क्वेश्चन जो पैडागोजी के आते हैं उसको कैसे निकालना चाहिए, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी चूँकि लास्ट टाइम चल रहा है, तो हिंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ तत्व है। अगर आपको सीटेट पास करना है तो सीटेट तो सबको पास करना ही है। सॉरी, इसके लिए मेरा ये कहना है कि सीटेट में आप देखेंगे 150 क्वेश्चन में से इसमें 30 क्वेश्चन हिंदी का जो पोर्शन है वो सीटेट का सबसे कमज़ोर पक्ष है। लेकिन विद्यार्थियों की लापरवाही के कारण ये कमज़ोर पक्ष बन जाती, मतलब 30 क्वेश्चन जो है सीटेट का कमज़ोर पक्ष है, लेकिन विद्यार्थियों की लापरवाही के कारण इसको मजबूत पक्ष नहीं बना पाते। सभी स्टूडेंट यही सोचते हैं कि हिंदी क्या है, हिंदी तो हम लोग शुरू से बनाते रहे हैं, हिंदी के बारे में क्या पढ़ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, हो जाएगा। फिर आपको 30 में से कितने आते हैं? 20 नंबर। कितने आते हैं? 20 नंबर। कितने आते हैं? 21 नंबर। इससे ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं और इसमें आप खुश भी हो जाते हैं, जबकि आपकी हिंदी आपकी मातृभाषा है। आपको हिंदी में 30 में से 30 आना चाहिए, क्योंकि सीटेट का सबसे कमज़ोर पक्ष है और आपका मजबूत पक्ष है। और आप इस तरह से तैयारी कीजिए कि आपको हिंदी में अच्छा मार्क्स आ जाए। हिंदी में क्या हो? अच्छा मार्क्स आ जाए। तो कैसे आएगा? इसीलिए हिंदी पर थोड़ा लास्ट टाइम में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा 29 से शुरू हो रहा है, तो अभी भी टाइम हमारे पास है। हिंदी का कम से कम 7-8 सेट अच्छे से लगा लीजिए और पैडागोजी को भी अच्छे से लगा लीजिए। पैडागोजी देखिए 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 में 15 सही होना चाहिए। पैसेज 15 आते हैं तो 13 से 14 सही हो जाना चाहिए, यानी कि किसी भी शर्त पर 25 प्लस होना चाहिए। और 25 प्लस से जितना एक एक नंबर बढ़ेगा आपकी सिलेक्शन की गारंटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो हिंदी को हल्के में नहीं लीजिए। मैं आपको 2011 से लेकर 2022 तक पढ़ाता रहा हूँ, अभी भी पढ़ा ही रहा हूँ, और यूट्यूब चैनल में नए शुरू किया हूँ, भी 1 महीना हुआ है मुझे भी। लेकिन मैं आपको जो भी बताऊँगा ये वो आपकी भलाई के लिए बताऊँगा आपको, ताकि आप सीटेट पास कर जाइएगा तो कोई नौकरी नहीं मिल जाएगा, बस एक क्वालिफाइंग होइएगा आप। लेकिन आप क्वालिफाइंग करने में भी आप 2 साल 3 साल 4 साल लगा देते हैं। बीएड करने में 2 साल, क्वालिफाइंग करने में 3 साल, हो जाते हैं 5 साल। वैकेंसी आने में 2 साल 7 साल हो जाते हैं। सिलेक्शन होते होते 8 साल 9 साल लग जाते हैं। तो आप कहाँ पर कमी कर समय को बचा सकते हो? वो सीटेट में बचा सकते हैं। सीटेट में एक चांस में ही निकाल सकते हैं। और वो कौन निकालेगा? तो हिंदी का पैसेज और हिंदी का आपका पैडागोजी। पैडागोजी में तो 15 में 15 आना ही चाहिए। अब मैं हिंदी का पूरा सीरीज चलाऊंगा आपको, 5 7 8 से चलाऊंगा आपको, और हिंदी का आप देखिएगा पूरा अच्छे से। हिंदी कैसे निकाला जाता है, हिंदी निकालने का तरीका क्या होता है, आप देखिएगा इसको अच्छे से। और मैं कहता हूँ निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा इससे आपको। और आपको मैं कह रहा हूँ, अगर आपको हिंदी में 25 प्लस मार्क्स आ गया तो 99.9 है कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। आप 90 क्रॉस कर जाएंगे आराम से। उन्हीं बच्चों का रुका है जिनका हिंदी में कम नंबर है। अब देखिए, अब हिंदी में नंबर आपका नहीं बढ़ा तो साइकोलॉजी में क्या बढ़ेगा आपका? अन्य पेपरों में पढ़ने की क्या संभावना है? बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए हिंदी का पेपर बहुत बारीकी से बनाइएगा। एक क्वेश्चन
1 मिनट लगता है। अगर हिंदी में 30 मिनट है तो अगर 40 मिनट भी दे के हम अगर 30 सवाल सोल्व कर लेते हैं 30 में 30, तो दीजिए, जहाँ टाइम देने की आवश्यकता है वो दीजिए, चाहे सोशल साइंस वाले हो, चाहे साइंस वाले हो, चाहे ईवीएस वाले हो, हम तीनों को बोल रहे हैं कि आप सभी हिंदी पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा ताकि काम अच्छे से बन सके इस चीज़ को। ठीक है जी, चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये है हिंदी का एक पैसेज है जो परीक्षा में आ चुका है। मैं जो भी दूंगा सीटेट में जो पेपर में आया हुआ वही दूंगा आपको, क्योंकि सीटेट जिस लेवल का क्वेश्चन बनाता है उसको बनाने की क्षमता न हम में है, न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, न किसी यूट्यूबर में है। जो भी बनाएगा वो सतही क्वेश्चन ही बनाएगा या फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछेगा आपसे। लेकिन सीटेट जितना मेहनत से बनाता है इस चीज क्वेश्चन को, अगर उन्हीं क्वेश्चनों को बहुत बारीकी से और अच्छे ढंग से बना लिया जाए तो बहुत मजा आ जाएगा, आपका एकदम सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर का पेपर है, पढ़ते हैं, हाँ मेरे इतने नंबर आ गए, क्या गए, मेरे इतने नंबर आ गए, मेरे ये हो गए। नहीं, ये ठीक नहीं है। आप नंबर के चक्कर में मत पड़िए, आप ये देखिए कि मैं इसको सोल्व कैसे किया जाता है, मेरे गलत हुए तो क्यों हुए, सही हुआ तो कोई बात नहीं है। इन सब चीज़ों पर डिस्कशन हो, जो लॉजिकल जो ग्राउंड होता है, लॉजिकल जो डिस्कशन होता है, लॉजिकल जो आपको जो है बातें होनी चाहिए वो करनी पड़ेगी, तभी आप सवाल को सोल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग अभी आपको 91 से लेकर 99 तक एक पैसेज दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है। क्या है, एक गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन, ये गद्यांश दिया हुआ गद्यांश को पढ़कर जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखिए गद्यांश जो दिया हुआ है इसको सोल्व करने का एक तरीका है, क्या है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पहले गद्यांश पढ़ेंगे, तब क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ के निकालेंगे। इसमें लग जाता है टाइम बहुत, क्योंकि टाइम को बचाना भी है। आप एक मोटा मोटी जो है आप पैसेज को देख सकते हैं कि खेल की कक्षा शुरू होती है, 4 साल की उम्र के बड़े बच्चे, चाहे शिक्षक ने व्यंग किया, उदास, मतलब एक एक पैराग्राफ हल्का हल्का पढ़ के अब आगे बढ़ सकते हैं। हमने आगे बढ़ा, देखिए आगे बढ़ा, देखिए क्वेश्चन का आगे बढ़ा, हमारे सामने क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन यह आ गया कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते पहले क्वेश्चन से पैसेज की ओर जाना चाहिए, न कि पैसेज पढ़ के क्वेश्चन की ओर आएंगे तो बहुत समस्या है, मतलब बहुत समय लगेगा। दिक्कत नहीं है, लेकिन समय, आपके पास समय नहीं ना, सबसे बड़ा चीज़ है ये। क्वेश्चन है कि व्यंग किया का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, ये सवाल पूछा जा रहा है। व्यंग किया का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, देखिए व्यंग जी। अब इसमें व्यंग के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। व्यंग के बारे में देखिए, शिक्षक ने भी व्यंग किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगे। देखिए ये दिया हुआ, क्या किया, शिक्षक ने व्यंग किया, देखिए। हाँ, अब उनका पूछ रहा है कि व्यंग का मतलब क्या है। अब ये आप देखिए, कोई भी चीज पूछे तो उसको क्या करना है, पैसेज में जाकर उस लाइन को खोजने का प्रयास करना है। और आपने लाइन को खोजा तो शिक्षक ने भी व्यंग किया, तुम खेलों के बारे में जानकारी, जो व्यंग किया जा रहा है वो एक तरह से निगेटिव वर्ड में किया जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्यंग किया का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। अब देखिए, जब चारों ऑप्शन को अच्छे से समझिएगा, डांट लगाई, क्या आपको लाइन से लग रहा है कि डांट लगाई, नहीं, नहीं होगा, ठीक है जी, नहीं होगा, आपका क्या होगा, नहीं होगा, ओके, नहीं होगा। ताना मारा, मैंने व्यंग किया, कमेंट किया, ताना मारा, ये आंसर हो जाएगा। ताना मारना मतलब निगेटिव वर्ड में बोलना, क्या तुमसे ये काम होगा, यानी ताना मारना। उपहास करना, नहीं, निकाल दिया, नहीं, उपहास मैंने मजाक उड़ाना, मजाक नहीं उड़ाया, ताना मारना, क्या तुम सीटेट निकाल लोगे, ये व्यंग करना हो गया, ताना मारना हुआ।
कमेंट करना हुआ, टोंट मारना, जिसे हमारे देहाती भाषा में बोलते हैं टोंट मारना। ठीक है जी, तो आंसर आपका सेकंड हो गया। क्लियर? क्वेश्चन को पढ़ना, देखिए हड़बड़ाइएगा नहीं, ये सीटेट है, यूपी टेट नहीं है, बिहार टेट नहीं है, ठीक है जी, और हरियाणा टेट नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो पूछता है वो थिंकेबल पूछता है, वो सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। पौष्टिक आहार में दोनों शब्द है क्रमशः। अब देखिए सवाल पूछा है, ग्रामर के सवाल पहला भी था दूसरा भी था। अब पौष्टिक आहार, खुराक जो है एक शब्द है, पौष्टिक खुराक शब्द है। कह रहा है कि देशज आगत है कि तत्सम आगत है कि तद्भव तत्सम तद्भव है, तद्भव तत्सम। अब देखो इसको समझना पड़ेगा आपको, और समझने के लिए बातें करनी पड़ेगी थोड़ी सी। शब्द को कई भागों में बांटा गया है। क्या है? शब्द को कई भागों में बांटा गया है। शब्द को कई भागों में बांटा गया है, जो हमें देखना है। हम देखते क्या है, जो शब्द है, शब्द को कई भागों में बांटा गया है। एक होता है तत्सम, देखते रहिएगा। तत्सम का मतलब होता है, अब मोटा मोटी, अब ज़्यादा हम ग्रामर का चक्कर में नहीं रहना चाहते हैं, और मोटा मोटी तत्सम वह शब्द है जो संस्कृत का शब्द है। जो भी संस्कृत वाला शब्द आएगा वो सब तत्सम कहलाएगा। जैसे पौष्टिक, कभी हिंदी में सुनते हैं पौष्टिक, पौष्टिक जो शब्द है वो संस्कृत का है। अब जब भी संस्कृत में देखेंगे तो संस्कृत में ही मिलेगा पौष्टिक शब्द। आम्र, अश्व, जैसे अश्व, आम्र मतलब आम, ठीक है जी। जल, जल क्या है? संस्कृत शब्द है। मतलब आप ध्यान इसी बात का रखिएगा, जो ये शब्द है, क्या ये शब्द संस्कृत में बोला जाता है क्या लिखा जाता है? बस थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिएगा, और जैसे ही जोर डालिएगा आपको समझ में आ जाएगा ये संस्कृत में वर्ड यूज होता है। हम अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे वर्ड का यूज करते हैं जो संस्कृत के शब्द, जैसे जल, जल एक संस्कृत का शब्द है। अधिगम, ये संस्कृत का शब्द है, जबकि सीखना क्या है? हिंदी है। ठीक है जी, तो ये एक संस्कृत का शब्द है जो हमें समझना है चीज को। ये जैसे कुछ शब्द हो गया, जैसे कुछ शब्द है जो हमें समझना है, ये संस्कृत का शब्द होते हैं, ये चीज को समझना है। तो आपको समझ गया ना कि भाई तत्सम का मतलब संस्कृत शब्द होता है। तो पौष्टिक जो है वो संस्कृत शब्द है, वो तत्सम शब्द है कि तत्सम तत्सम, यानी बी और सी में तत्सम तत्सम आ रहा है। चलिए पहला तो क्लियर हो गया, आंसर बी और सी में आएगा। ठीक है, अब आया खुराक। अच्छा दूसरा एक वर्ड, अब एक और समझा देते हैं अभी। ठीक है, तत्सम हो गया। अब आइए तद्भव। क्या है तद्भव? तद्भव क्या है? तत्सम का जो बिगड़ा रूप होता है, तत्सम से का जो देसी शब्द होता है, तत्सम का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है, यानी तो कहो मतलब तत्सम का जो बिगड़ा हुआ रूप मिलेगा, बिगड़ा हुआ शब्द है, वो सब तद्भव होगा। जैसे आम्र तो हो गया आम, ठीक है जी, आम्र हो गया। अश्व, अश्व का घोड़ा हो गया। यानी कि देखो तत्सम और तद्भव क्या है, तो तत्सम है वही तद्भव है। तत्सम का अगर हिंदी हो गया तद्भव, जैसे हम लोग जल है तो जल को हम लोग पानी बोलते हैं, ठीक है, और पानी बोलते हैं। यानी जो संस्कृत का जो हिंदी हो जाए, बिगड़ा हुआ रूप हो जाए, और बिगड़ा रूप का मतलब वही हो गया कि उससे जो संस्कृत से क्या निकला, वो पाली निकला, प्राकृत निकला, अपभ्रंश निकला, हिंदी निकला, जो टूट कर नया बना हुआ वही है तत्सम। कौन है? तद्भव है, बस उसका हिंदी आ जाएगा, ये तद्भव है। परीक्षा में पूछता है, ये बताइए कि भाई इसका तत्सम का तद्भव बताइए, ये तो पूछता है, तो बताना है इस चीज को हम लोग को। ये जैसे लिखा रहेगा, आपको लिखा रहेगा उज्ज्वल,
उज्ज्वल क्या है? उज्ज्वल जो शब्द है वो क्या है? वो क्या है? संस्कृत शब्द है। और इसका तद्भव क्या हो गया? उजाला। ये कुछ क्वेश्चन देख के मैं बता रहा हूं मैं। ये लिखा रहेगा क्षेत्र। क्षेत्र क्या है? तत्सम शब्द है। और इसका एति क्या है? मतलब आपको तद्भव क्या है? खेत है। क्षेत्र का क्या हो गया? खेत हो गया। ठीक है जी। इसी तरह से आपको तीर्थ। तीर्थ क्या है? तीर्थ। ठीक है जी। दर्शन क्या है? दर्शन का दर्शन हो जाता है। ठीक है जी। इसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको देखना, बस आपको ये जानना है कि संस्कृत का हिंदी रूप होगा तद्भव कहलाएगा। कोई इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा व्याकरणचार्य नहीं बनना है। हमको एक दो व्याकरण आता है, ये अब इतना मैंने बता दिया काफ़ी है, इसको समझ लीजिए। ठीक है जी। अब आइए तत्सम तद्भव देशज। अब देशज है। देशज का मतलब कि जो गांव की भाषा है वो सब देशज कहलाता है। जैसे गांव की जितनी भाषाएं हैं सब देशज भाषा है। ये गांव की भाषा है वो देशज है। ठीक है। गांव में भाषा बोली जाती है सब देसी भाषा है। ठीक है। अब देसी भाषा में आप देख लेंगे कि देसी भाषा में आप देखिएगा, थोड़ा देख के और बता देते हैं। देसी भाषा में जो गांव की जितनी भाषाएं बोली जाती सब देसी भाषा है। लोटा, ये लोटा हो गया। अब हम गांव में जो भाषा, जो गांव में जितनी भी भाषाएं यूज करते हैं वो सारा आता है। जैसे वो सारा चीज आ जाएगा गांव में। और गांव का क्या है, रीजनल जितना लैंग्वेज होता है सब आ जाता है देसी भाषा में। चलिए ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आते हैं। अब आता है विदेशज। विदेशज शब्द में क्या है? ऐसा शब्द जो विदेशी शब्द है। तो विदेशी शब्द क्या है हमारे यहाँ? अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, ठीक है, पुर्तगाली है। ये अंग्रेजी है, पुर्तगाली है। लिख लीजिएगा। विदेशी शब्द, इसी को आगत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आगत। विदेशी शब्द को ही आगत कहा जाता है। अरबी, फारसी, ये पुर्तगाली, अंग्रेजी, ये सब क्या है? जब विदेशी लोग भारत में आए तो इन शब्दों को भारत में लाए और भारत में ये शब्द मतलब यूज होने लगा। ठीक है जी। ये हो गए विदेशी शब्द। जैसे जैसे उदाहरण में हम लोग देखते हैं, जैसे खुराक, खुराक लेना है, ये सब क्या है? ना संस्कृत का शब्द है, ना संस्कृत का हिंदी है, ना गांव में बोला जाता है। ये आपको आगत शब्द है। नहीं, आगत शब्द है। जैसे हमारे देखिए हॉस्पिटल, ये क्या है? ये आपका विदेशी शब्द है। हॉस्पिटल, ऑफिसर, इंजन, ये सब क्या है? विदेशी शब्द है। कैप्टन, ये सब क्या है? विदेशी शब्द है। मील, चलो मील में चलते हैं। मील, बोतल, सब लिखिएगा, लिख लीजिए आप आराम से। स्कूल, स्कूल बोलते हैं, ये सब क्या है? विदेशी शब्द है। पुलिस, क्या है? पुलिस, ठीक है ना। कलेक्टर, लालटेन, ये सब क्या है? विदेशी शब्द है। कोट, समझ गए? तो ये शब्द आपको पकड़ना पड़ेगा। और ऐसे भी आप जान लीजिए, अगर आपको नहीं भी आता तो मैं एक तरीका सिखा रहा हूं। देखिए, आपको ये पता है कि पौष्टिक जो है तत्सम शब्द है, तो तत्सम और तत्सम बी और सी ऑप्शन में आ गया। अब तद्भव और आगत, अगर आगत आपको नहीं समझ में आता तो आपको पता है कि तत्सम का विग्रह रूप तद्भव होता है। तो क्या पौष्टिक का हिंदी खुराक होगा? नहीं, नहीं होगा।
पौष्टिक का हिंदी खुराक नहीं होगा। तो फिर क्या होता है आपका, आप निश्चित रूप से बी ऑप्शन में ही मारते हैं आंसर। कभी कभी एलिमिनेशन पद्धति से भी सवाल को सोल्व करना चाहिए। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन सोल्व मतलब क्वेश्चन सोल्व जो होता है सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन 93, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, डैश भावार्थ की दृष्टि से देखो तो उपयुक्त वाक्य क्या है। पहले ये पूरा लाइन पढ़ा नहीं गया है तो पैसेज में देखना पड़ेगा ये लाइन पूरा क्या कहना चाह रहा है। चलिए लाइन को पूरा पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये लाइन दिया हुआ है पहले पैराग्राफ के सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। आप लोग भी अपना मिला लेना कि कितना आपका भी सही हो रहा है। तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, ये तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है। ठीक है जी, कौन सा खेलों में भाग लेना है, ये सब जानना चाहती हूँ। तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है जो ये जानना चाहती हूँ। देखिए सवाल पूछा, देखिए सवाल है ना, मतलब अब ये वाक्य खुद सोचिए कि ये जो वाक्य कहा जा रहा है तुम कौन से खेलों में भाग लेना जो ये सब जानना चाहती है, मतलब जो टीचर है वो बच्चों पर जो ये बातें कह रहा है क्या वो पॉजिटिव सेंस में कह रहा है कि निगेटिव सेंस में कह रहा है। तो निश्चित रूप से ये निगेटिव सेंस में कहा जा रहा है। ठीक है, तुम कौन सा खेलों में भाग लेना चाहती हो मतलब ये निगेटिव सेंस में बात करना चाह रहा है। मतलब वो जानता है कि ये जो 4 साल की उम्र में जो उस पोलियो हो गया है और पोलियो लड़की तो खेल नहीं सकती है, ये मतलब वो कमेंट कर रहा है कि तुम तो खेलने के लायक नहीं हो तो तुम क्यों पूछ रही हो, यानी निगेटिव संदर्भ में है। ठीक है जी, तो इसीलिए जो सवाल है ये उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निषेधात्मक वाक्य। क्या, निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक मतलब नकारात्मक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य होता ये इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। वाक्य की पहचान नहीं है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें नहीं लगेगा लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। क्या तुम 5 बजे उठते हो, यानी प्रश्न किया जा रहा है, ये आपका प्रश्नार्थ वाक्य। और एक जो है ये है विधानात्मक वाक्य, ये हो गया सकारात्मक वाक्य कहते हैं, सकारात्मक पॉजिटिव बात। ये पॉजिटिव बात जिसमें निगेटिव वर्ड नहीं होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये तुम स्कूल जा रहे हो, मैं सीटेट की परीक्षा देने जा रहा हूँ, जब मैं सीटेट की तैयारी कर रहा हूँ, ये सब क्या हो गया, सकारात्मक वाक्य हो गया जो विधानार्थक वाक्य बोलते हैं। अब प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब प्रश्न का मतलब क्या, क्यों, कैसे, ये सब लगा रहेगा उसमें। और निषेधात्मक में नहीं, क्या नहीं, जरूरी नहीं वाक्य में नहीं लगा, लेकिन नहीं का बोध होना चाहिए, चाहे नहीं हो चाहे नहीं का बोध होना चाहिए। विस्मयादि बोधक, विस्मय प्रकट के, ये उस संदर्भ में है। अब इसका कुछ थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं क्योंकि परीक्षा में ये सवाल आ सकता है, ध्यान रखिएगा परीक्षा में भी आने के चांस रखते हैं। क्योंकि हमें ज़्यादा कोई ग्रामर नहीं पढ़ना, लेकिन जो वाक्य दिया जा रहा है उसी को समझने का प्रयास कर लेना है। जो प्रयास कर लेंगे तो भी समझ जाएंगे। अब देखिए विस्मयादि बोधक का मतलब क्या है, विस्मयार्थक वाक्य का मतलब क्या है। ये ऐसा वाक्य जिसमें हमें हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा आदि का बोध हो। जिस वाक्य से हमें हर्ष का बोध हो, शोक का बोध हो, विस्मय का बोध हो, ग्लानि का बोध हो, लज्जा का बोध हो, लिख लीजिएगा, बस इतना ही काफ़ी है इसमें। अब उदाहरण देके समझते हैं। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा।
इसी तरह ग्रामर वाले जो है एक एक टॉपिक में समझा दूंगा पेडागोजी के साथ ही, कोई अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं है। जब उदाहरण देकर चीज़ों को समझेंगे तब चलिए ठीक है, समझाते हैं इसके उदाहरण। जैसे लिखा रहेगा हर्ष में आह, शब्द लिखा रहेगा आह, ये चिन्ह है विस्मयादि बोधक का, ऐसे दिया रहेगा इसमें। ओह, वाह, ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा। शोक का होगा हाय, बाप रे, ऐसे वाक्य दिया रहेगा वहां पर, ठीक है जी। तो इस तरह से दिया रहेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे विस्मयादि बोधक में, ठीक है, तो दिया रहता है इस चीज को। विस्मयादि बोधक का मतलब है इस तरह से आपको चिन्ह दिया रहेगा वहां पर, विस्मय, हर्ष, लज्जा, सप्रो, ओह, आह, हाय, ये क्या हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है सीटेट में, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछता है ये। अब इतना तो आप बचपन से लेकर अभी तक तो ग्रामर पढ़ा ही होगा आपने, नहीं पढ़ा तो मैं समझा दिया, चारों ऑप्शन समझा दिया अच्छे से, ठीक है जी। ये चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लड़की के सवाल पर छात्र हंस पड़े क्योंकि, अब सवाल पूछ रहे लड़की के सवाल पर, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की, चार ऑप्शन दिया है। अब देखिए आपको सोल्व करने का तरीका बताते हैं। जैसे ये जो लाइन दिया है, इस लाइन को खोजिए। अगर लाइन को खोज लेते हैं ना तो आपका आंसर होने की संभावना, होने की जो है सही होने की संभावना 200% सही हो जाएगा आपका। देखिए देखते हैं, देखिए खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछे। इस पर कक्षा पर सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में उस पोलियो हो गया था, शिक्षक ने भी व्यंग किया। देखिए अब खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की है, उसने शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में चर्चा किया, जब बात किया, पूछा। इस पर सारे बच्चे, मतलब क्यों बच्चे हंस रहे, इसीलिए कि दुबली पतली लड़की हो, इससे क्या मतलब है, खेल से क्या लेना देना है इसको, क्यों जानना चाह रही है, और ये जानना चाह रही है तो क्या है मतलब, ये तो कुछ कर नहीं सकती है, इसके बस की क्षमता है नहीं, ये जानना चाह रही है, ठीक है जी, इसलिए बच्चे हंस रहे हैं। अब चलिए अब ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन में आइए, देखिए ऑप्शन में क्या कर रहा है, खेलना नहीं जानती थी, बहुत छोटी थी, खेलना नहीं जानती थी, खेलना नहीं चाहती थी पहला में, और तीसरा में खेलना नहीं जानती थी, वो खेल नहीं सकती थी। यही ऑप्शन है। वो दुबली पतली है, पोलियो की शिकार है, तो खेल नहीं सकती। सब बच्चे जानते थे, फिर भी वो सवाल पूछ रही है सॉरी, तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे हंस रहे इसी बात को लेकर, ठीक है जी। तो चलिए लाइन को खोजना है, जब लाइन खोज जाएगा तो आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, 95 में क्वेश्चन में आते हैं। 90 को क्वेश्चन है कि आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी। अब ये सवाल दिया है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन, अब आते हैं पैराग्राफ में, देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब आप देखेंगे, उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई, सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने अपने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ। उसकी माँ ने प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ नहीं। देखो तो प्रेरणा कहाँ से मिला, माँ से मिला। दूसरे पैराग्राफ में आपका आंसर छुपा हुआ है। एक एक पैराग्राफ जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा ना, पहले पैराग्राफ से पूछ लेगा, फिर दूसरे पैराग्राफ से पूछेगा, फिर तीसरे पैराग्राफ से पूछेगा, ऐसे पूछता, तो आपको भी आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन पहले पैराग्राफ से आ गया, दूसरा क्वेश्चन दूसरे पैराग्राफ से, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन तीसरे पैराग्राफ से पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछा गया सीधे लास्ट वाले पैराग्राफ से, कभी कभी होता है, ठीक है जी, ठीक है। चलिए
तो हो गया आंसर, तैयार कर लेते हैं हम लोग। आंसर हो गया तैयार, इसका समझ में आ गया। उसकी माँ ही सबसे बड़ी प्रेरणा थी। ठीक है जी, उसकी माँ ही सबसे बड़ी प्रेरणा थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह, अब शिक्षक ने जो उत्तर दिया, जो व्यंग किया कि तुम खेलों के बारे में क्या जानती हो, तुम नहीं कर सकती, ये है, तो उस लड़की के बारे में कैसा मतलब रहा ये चीज। ठीक है, तो इसमें दिया है कठोर था, हितैषी था, सत्यवादी था। कठोर तो था लेकिन लड़की के लिए क्या था, तो ये तो नहीं होगा। ये सत्यवादी था, ये नहीं। अब देखिए, हितैषी था कि प्रेरक था। माँ ने जो बात कहा वो तो प्रेरक था, वो तो बात, लेकिन टीचर ने कहा और उस लड़की के दिल में क्या हुआ, वो लड़की के लिए हितैषी हो गया, इसलिए आंसर सही होगा। जैसे कभी कभी आप पर कोई निगेटिव कमेंट करता है, वो आपके लिए पॉजिटिव बन जाता है। अच्छा, हम आपने ये कहा, चलो मैं करके दिखाता हूँ। और जब आप सफल हो जाते हो तो उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हो आप समझ रहे कि नहीं, उस व्यक्ति को आप धन्यवाद देते हो, इस व्यक्ति के कारण ही मैं ये, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। जो लोग भी सफल होते हैं, ये कोई ना कोई ऐसा लोग कमेंट उस पर जरूर करते हैं। ठीक है, कि जिसके कारण वो, मेरी बात समझे, वो करके दिखा देते हैं। ठीक है जी, तो वो उसके लिए हितैषी हुआ चीज को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि वह कठोर परिश्रम और सबल शरीर हो, बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा हो, सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षक हो, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा हो। ठीक है जी, अब देखिए ऐसे आंसर तो फोर्थ है इसका। पैसेज बहुत आसान है, आंसर हो जाए, लेकिन फिर भी हम पैसेज को पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग समझना बहुत जरूरी है। अगर पैसेज नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, अब इस लाइन को खोजना पड़ेगा कि ये लाइन कहाँ लिखी गई है। ठीक है जी, अब लाइन देखिए, उसकी माँ ने प्रेरित किया और कहा तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगले दिन जब वो खेल पीरियड में उसकी बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उससे कुछ सोच कर बैसाखियाँ संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन, देखिए पॉइंट को पकड़िए, अगर लगन सच्ची और इरादा बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे मजाक में लिया और उसकी बात पर ठाका लगा। ठीक है जी, ये बात को पकड़ लिए, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है जी, आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ऐसे पकड़ते हैं हमेशा। देखिए कोई भी केबीएस का दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो आप, सीटेट का तो पैसेज बहुत बेहतरीन होता है, उसी का तरीका। आप लाइन खोजिए, लाइन खोजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आंसर मिल गया आपको। चलिए, लड़की ने सब कुछ संभव यदि वो क्या है, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, आंसर हो। गद्यांश में निहित मुख्य संदेश क्या है। अब देखिए पूरा गद्यांश आप पढ़े होंगे तो इससे समझ में आ रहा होगा कि सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है, ये दिया हुआ। शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, किसी का मजाक देखिए। अब देखिए पैसेज को थोड़ा एक बार देख लेते हैं हम लोग और एक बार समझने का प्रयास करते हैं, पैसेज को देखते हैं। ठीक है जी, आप लोग भी पैसेज को देखिए। ठीक है, पैसेज ये दिया हुआ है, हम लोग तो इतना तो पढ़ ही लिए, इतना तो पढ़ लिए। अब वो लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई, वो कोच भी सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिन में उसने अच्छी तरह चलना फिर दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वो छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेना शुरू, कई लोग उसकी मदद के लिए आने लगे, उसका उत्साह बढ़ा, उसके हौसले बुलंद हो गए। 60 में उसने 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक इतिहास रचने वाली बालिका थी अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका विल्मा रुडोल्फ। वाह, देखिए कितनी दी है, अच्छी कहानी दिया गया है। विल्मा रुडोल्फ के बारे में कहानी, ये पूरी पैसेज से पढ़ने से अब आपको ये समझ में आ गया होगा ये कि हमें पैसेज में क्या करना चाहिए। ठीक है जी, आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। और ये आपके सीटेट के जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पैसेज नहीं है, ये आपके जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आश्चर्यचकित का विग्रह बताइए क्या है।
इसका होगा पहला आंसर आश्चर्य से चकित। विग्रह का मतलब समास, समास कई तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें होगा आश्चर्य से चकित, ये होगा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कारक का प्रयोग किया जाता है। तो आश्चर्य से, आश्चर्य से चकित, ये होगा पहला वाला सही होगा। चलिए अब आते हम लोग कविता की ओर आते हैं, कविता को देखता है। कविता में देखिएगा, कविता में देखिए कविता में है क्या, इसको भी समझिए। कविता में बहुत परेशानी होता है बच्चों को, बच्चे कहते हैं सर हमको परेशानी होती है, कैसे सोल्व करें। कविता में कुछ नहीं करना है, जो कविता दिया हुआ है ना, वो कवि का एक भाव है। क्या है? कवि का एक भाव है, कवि का एक भाव है जिसे हमें समझना है। कविता में जो लाइन लिखी रहती है, वो कविता में उसका लाइन है, वो कवि का भाव नहीं है। कवि का भाव समझना पड़ेगा आपको, उसको उस लाइन के माध्यम से कवि के अंदर के भाव को समझना पड़ेगा। पैसेज में क्या होता है, जो लिखा है वही आंसर हो जाता है, लेकिन कविता में ऐसा नहीं होता है। जो कविता में जो बातें लिखी जाती हैं वो अलंकारित बात लिखी जाती हैं, जो बातें लिखी जाती है अतिशयोक्तिपूर्ण बातें, मतलब बातों को लिखा जाता है, कवि के अंदर की बात को लिखा रहता है, लेकिन उस लाइन से कवि के अंदर की बात को समझना है, तभी आपका ये सही होगा। चलिए पढ़ के देखते हैं। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए। अब देखिए दिशाएं माने क्या, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, यही है, लेकिन ये उसका सतही मीनिंग हुआ, लेकिन इसका असली मीनिंग अंदर से खोजना पड़ेगा। न अवरोध न कोई बाधा कहीं है, न संदेह न कोई व्यवधान कोई, अटल एक विश्वास मन में भरा है, न नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, हृदय में कहीं कह रहा है बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। वाह वाह। रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंतर मंदिर रस अलौकिक पिए हैं। अब ये कविता कब, अब हम अभी नहीं कि अब आप ऐसा नहीं करने लगिएगा कि अब एग्जाम हॉल में बैठ कर इसका अर्थे लगाने लगी 10 घंटा, तब हम पैसेज बनाएंगे, तब तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा तो टाइम भी उतना नहीं है बस, ठीक है। अब सवाल को हम लोग पढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल दिया है कि व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द क्या है। अब देखिए, अब आगे व्याकरण पूछ रहा है क्या ये विशेषण है या क्रिया विशेषण है, कि संज्ञा है कि सर्वनाम है। आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, आपसे सवाल यही पूछा जा रहा है। अब देखिए इंद्रधनुष, जब भी कोई शब्द है ना तो उसको वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। क्या लिख रहा है, इंद्रधनुषी दिशाएं। अब देखिए लिखा है ना इंद्रधनुषी दिशाएं। अब दिशाएं क्या है, यह संज्ञा है, यानी दिशा की विशेषता बता रहा है कि दिशा कैसी है, इंद्रधनुषी है, और दिशा क्या है, संज्ञा है। जो संज्ञा की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए, लिख लीजिएगा अगर जो लोग नहीं जानते हैं। मैं ज़्यादा ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन उतना ही ग्रामर पढ़ाऊंगा जो आपके काम का चीज आ सकता है। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ संज्ञा क्या है, इंद्रधनुषी किसके बारे में कर रहा है, दिशा के बारे में, यानी दिशा की विशेषता बतला रहा है वो, ये दिशाएं कैसी है, इंद्रधनुषी हैं, इसका मतलब विशेषण हो गया। कुछ नहीं करना है, हम लोग जो ग्रामर पढ़ते हैं वो रटने का प्रयास करते हैं हमेशा। हम वाक्य में प्रयोग करके ग्रामर को समझने का प्रयास करेंगे तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। क्रिया विशेषण क्या है, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है, जैसे धीरे धीरे चलना चाहिए, धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। तेजी से चलना चाहिए, क्रिया विशेषण है, ठीक है जी। ऊपर चलना चाहिए, क्रिया विशेषण। नीचे चलना चाहिए, क्रिया विशेषण।
जो क्रिया की विशेषता बतला, क्रिया की, संज्ञा और सर्वनाम की नहीं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा तो फिर विशेषण हो जाएगा। ठीक है जी, क्रिया लिख लीजिएगा, सब लिखते रहिएगा। और संज्ञा तो जानते ही हैं, किसी वस्तु, नाम, व्यक्ति को, भाव को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में आता है वो सर्वनाम है। वह, यह, मैं, तुम, नहीं, आप, जो संज्ञा के बदले में है। संज्ञा क्या है? वस्तु है, व्यक्ति है, नाम है, उसके बदले में जो आता है। तो ये क्या आएगा? वह आएगा, यह आएगा, मैं आएगा, तुम आएगा, वह आप आएगा, वे लोग आएंगे। ये ना सर्वनाम है, बस खत्म। यही पकड़ना है सवाल को हम लोग को। जब क्वेश्चन आएगा डिटेल से देख लेंगे। ठीक है, चलिए सवाल समझ गए सब लोग। अगला है कि अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्दों को चुनिए। अब यहाँ भी ग्रामर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। व्यवधान रुकावट होता है, बाधा भी रुकावट होता है, अवरोध भी रुकावट होता है, डगर माने रास्ता होता है। आंसर हो गया 1 2 3, तीनों एक जैसा है, ए बी डी और डगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कवि का केंद्रीय स्वर क्या है? अब ये कविता जो कहा जा रहा है, केंद्रीय स्वर क्या मतलब? मूल भाव पूछ रहा है। अक्सर ये सवाल हमेशा पूछता है कि केंद्रीय भाव क्या है, कहना क्या चाहता है। ठीक है, इसका ऐसे आंसर है सी, उत्साह और आत्मविश्वास। ऐसे पढ़ के हम देख लेते हैं। ये दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही है, सफलता का द्वार मेरे लिए है। न अवरोध कोई, न अवरोध कोई, न बाधा कहीं, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई। अटल एक विश्वास मन में भरा है, नई पथ डगर आज अनजान कोई। हृदय में कहीं कह रहा है बात कोई, धरा और गगन सिद्ध है। इसमें क्या है? सब बात पॉजिटिविटी वाली बातें हो रही है सर। क्या है? पॉजिटिव बातें हो रही है। ठीक है जी, तो यही हो जाएगा उत्साह और आत्मविश्वास। यही पूरा उत्साह और आत्मविश्वास कभी जो है बढ़ा रहा है चीज को। ठीक है, बाकी बातें सही नहीं। दिशाएं कभी तीसरा सॉरी, ठीक है, ये तीसरा सही है। दिशाएं कवि को क्यों बुला रही है? अभी देखिए पढ़े ना, संदेह दूर करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, कविता का पाठ करने के लिए, अनजान रास्तों से बचने के लिए। अब देखिए, अब आते हैं दिशाएं क्यों बुला रही है। देखिए यहाँ दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही है, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। ठीक है, अब समझ में आया? अब ऑप्शन में वही दिया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, सफलता प्राप्त करने के लिए दिया है, लाइन दिया हुआ है, भाव पकड़ लिया आप। कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? ये भी दिया हुआ है। उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, सफलता पाना बहुत सरल है, उसे रुकावट को नहीं दिखाई देती। यही सही है। चलिए देख लेते हैं, पैसेज में भी देख लेते हैं कहाँ पर है ये, क्यों इतना विश्वास है कवि को। सॉरी, जरा देख लेते हैं, है ना। न अवरोध कोई, न बाधा कहीं, न संदेह कोई, न व्यवधान कहीं। ये सॉरी, देखिए ये है ना, ये देखिए, अटल एक विश्वास मन में है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई। आंसर यही हो गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है जी, क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है जी, आंसर हो गया आपका, कोई रुकावट दिखाई नहीं देती। किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है? व्यक्तित्व बदल गया मतलब चेंज हो रहा है उसके में। तो इसमें अगर देखिएगा तो एक ही चीज़ है, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। यही ना बदल गया, इसका व्यक्तित्व यही बदल गया है, मतलब चेंज हो गया। जो मैं पहले था वो आज नहीं हूँ, तो यही हो गया। अब चलिए, अब आइए पैडागोजी में आते हैं। ठीक है, हमने बता दिया कविता कैसे निकालते हैं और अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पैडागोजी की ओर बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं, एक एक सूत्र को देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास।
देखिए पेडागोजी में बनाते कैसे वो देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा पेडागोजी में, ठीक है, और तब इसको देखने का प्रयास। पेडागोजी जब भी बनाइएगा ध्यान रखिए, मेरा अपना एक 2011 से मैं बता रहा हूँ आपको, जो पेडागोजी होता है वो होता है आपको NCF 2005 के अनुसार। जो भी पेडागोजी है ये, जो भी पेडागोजी है, ठीक है ना, जो भी पेडागोजी है आपको, ठीक है, तो आपको ये देखना है। ये जो पेडागोजी आपको ऐसे बनाना है, टीचर सेंटर और चाइल्ड, NCF 2005 के अनुसार, NCF 2005 के अनुसार वो कहता है कि दो तरह की अवधारणा होती है, एक टीचर सेंटर, एक चाइल्ड सेंटर होता है। लिख लीजिएगा खाली पेज में। और वो टीचर सेंटर को NCF 2005 नहीं मानता है और चाइल्ड सेंटर को नहीं मानता है, यानी सीटेट NCF को मानता है। अगर कभी सवाल पूछ दे परीक्षा में कि सीटेट जो है किस अवधारणा पर आधारित, तो NCF 2005। और NCF क्या है, टीचर सेंटर को मानेगा ही नहीं, चाइल्ड सेंटर को मानता है। और चाइल्ड सेंटर का मतलब क्या होता है, बालक की क्षमता है, बालक की समस्या है, उसको ध्यान में रखकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, न कि टीचर के अनुसार पढ़ाना चाहिए। टीचर सेंटर में क्या है, टीचर को महत्व दिया जाता है, बालक को महत्व नहीं दिया जाता है। हम इसमें टीचर की बात करते हैं, ये पहले जमाने की बात होता था, पहले की शिक्षा ऐसे ही थी ये। लेकिन NCF 2005 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद और शिक्षा बिना बोझ, ये जो रिपोर्ट है, उसके बाद चाइल्ड सेंटर जो अवधारणा है उस पर महत्व दिया गया, उसको लागू किया गया, इसलिए इस अवधारणा पर बल देना है। तो आप ऐसे को बना लीजिएगा तालिका, ठीक है, और इधर से बहुत सारा वर्ड अपना लिख दीजिएगा, इधर भी बहुत सारा वर्ड लिख दीजिएगा और उन वर्डों को खेलिएगा। आजकल वही यूट्यूब में चल रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड। ये क्या हो रहा है, ये कोई इंग्लिश की क्लास थोड़े हो रही है, हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी पढ़ रहे हैं, हम कोई तमाशा नहीं बना रहे हैं। ये इसे आप मतलब बनिया का दुकान मत बनाइए। टीचर का जो पद है वो एक नैतिक पद है, इसीलिए सीटेट लाया गया ना, क्योंकि टीचर का जो पद है वो खरीदा और बेचा जा रहा था। सीटेट का BEd का डिग्री घर बैठे बैठे मिल जा रहा था और आज भी मिलता होगा। लेकिन सीटेट आने से अब लोगों को समझ में आ गया कि भाई डिग्री तो ले सकते हैं, लेकिन सीटेट का जो है डिग्री नहीं मिल सकता है, उसके लिए तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। अब फिर उसमें कोचिंग वाले और यूट्यूब वाले फिर इसका मजाक बना रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है उसमें चीज़ का। मेरी बात समझे, मैं स्पष्ट बोल देता हूँ। तो हमारा यही कहना है, जो NCF 2005 कहता है वो कहना यही चाहता है ना कि टीचर को कैसा होना चाहिए, हमको टीचर कैसा चाहिए। ये बच्चों के भविष्य का बात है। टीचर वही बने जो इंटरेस्टेड हो, टीचर वही बने जो टीचर का स्किल लाए। अब पॉजिटिव वर्ड निगेटिव वर्ड ये क्या मतलब बना रखा है, तमाशा है एक तरह से। आप ऐसे बताइए ना कि टीचर सेंटर चाइल्ड सेंटर, आज की जो धारणा है वो चाइल्ड सेंटर है, वो टीचर सेंटर नहीं है, चाइल्ड सेंटर है। इसी को इन्होंने चाइल्ड सेंटर को पॉजिटिव बना दिया और टीचर सेंटर को निगेटिव बना दिया। ये गलत बात है, ठीक है। ऐसे अगर आप पढ़िएगा टीचर सेंटर तो आपको कंसेप्ट बना रहेगा, उस पर धारणा पर घुमाइएगा आप और चिंतन करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखने का प्रयास करते हैं, आगे सोचने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 106, ठीक है, 106 देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वो क्या है। देखिए जब कोठारी आयोग आया था, कोठारी 1964-66 में, उसने त्रिभाषा सूत्र के बारे में बात हुआ था। देखिए हुआ क्या, जब देश आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी से पहले ही मांग हो रही थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, क्योंकि हिंदी सबसे बोली जाने वाली भाषा। महात्मा गांधी भी इस पर बल देते थे। लेकिन संविधान सभा का जब बैठक हुआ तो उसमें भी विवाद हो गया। जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात आया तो वहाँ भी विवाद पैदा हो गया। उत्तर और दक्षिण के लोगों ने
दक्षिण के लोगों ने आग लगाना शुरू कर दिया, काफ़ी हिंसात्मक विरोध हुआ। इसलिए हिंदी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और कोई निर्णय नहीं हुआ। अंग्रेजी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया कि अंग्रेजी चलती रहेगी। ये फिर 1964 में कहा कि भाई रिपोर्ट बनाते हैं, फिर ये रिपोर्ट देगी। 64-65 में फिर ये विवाद पैदा हो गया, जो रिपोर्ट दिया गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देगी, हिंदी सबसे बोली जाने वाली भाषा है। फिर साउथ के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। यही इसकी परिस्थितियाँ रहीं। तो 1964 में कोठारी आयोग बनाया गया था। उसके बाद कहा कि ऐसा कोई भाषा सूत्र लाइए ताकि सबको मान्य भी हो और मतलब काम भी हो जाए। तो त्रिभाषा सूत्र लाया गया। कहा गया पहली जो भाषा होगी वो मातृभाषा होगी। क्या होगी? मातृभाषा। दूसरा होगा क्षेत्रीय भाषा होगी और तीसरा होगा आधुनिक भाषा होगी। आधुनिक भाषा में अंग्रेजी हो गया, यूरोपियन भाषा कर सकते हैं। तो पहली आपकी मातृभाषा, दूसरी आपकी क्षेत्रीय भाषा, तीसरी आपकी आधुनिक भाषा। ठीक है जी। पहली आपकी क्या है? मातृभाषा। दूसरा क्या है आपका? क्षेत्रीय भाषा। और तीसरा आपका आधुनिक भाषा। ठीक है। आधुनिक भाषा में यूरोपीय भाषा, अंग्रेजी हो गया, फ्रेंच हो गया, पुर्तगाली हो गया, जो भी है सारा ये सब सिखाते हैं। विदेशी भाषा जो भी है सब आधुनिक भाषा। तो सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल यही पूछ रहा है आपसे कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश हो। तो हिंदी, अंग्रेजी इसकी बातें नहीं हो रहा, अंग्रेजी हो रहा। मातृभाषा क्षेत्रीय, मातृभाषा हिंदी, इसका होगा थर्ड। मातृभाषा क्षेत्रीय। ठीक है जी। मातृभाषा हो सकता है और क्षेत्रीय भाषा में कोई भी हो सकता है। ठीक है। हिंदी भी हो सकता है, तमिल भी हो सकता है, तेलुगु भी हो सकता है, कन्नड़ भी हो सकता है। तो ये ज़्यादा सूटेबल है बनस्पत इसके अनुसार। तीसरा सही। ठीक है। और हमने बता दिया कोठारी आयोग 1964 से 66 में आया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि क्या है। अब देखिए विधि दो तरह का होता है, तो आराम से सुनिएगा। दो तरह का होता है, एक आगमन होता है, दूसरा निगमन होता है। आगमन में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। और निगमन ठीक उल्टा होता है इसका। आगमन का उल्टा निगमन, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर। अब देखिए छोटे बच्चे कैसे पढ़ते हैं। तो छोटे बच्चे पढ़ते हैं हमेशा उदाहरण देके पढ़ाना पड़ता है। यानी छोटे बच्चे जो भी पढ़ते हैं मूर्त तरीके से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मूर्त तरीके से पढ़ते हैं। अब मूर्त क्या होता है? उदाहरण देके। छोटे बच्चों को अगर पढ़ाना हो तो आप क्या करेंगे? छोटे बच्चों को पढ़ाना हो तो आप क्या करते हैं कि आप ऐसे पढ़ाते हैं। मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है तो हम ऐसे पढ़ाते हैं, उदाहरण देके पढ़ाते हैं। उदाहरण देके बच्चों को पढ़ाइएगा तो उससे समझ में आ जाता अच्छे से। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला, उदाहरण। उदाहरण पर बल देता है, उदाहरण से नियम की ओर जाता है। मानकता गलत हो जाएगा, नियम जल्द भाषा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश, खाली स्थान वाला थोड़ा दिक्कत करता है। करे क्या? भाषा संदर्भ में संचार माध्यम का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं मतलब लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है, फिर और क्या करता है? विभिन्न माध्यमों का उपयोग, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति, विभिन्न माध्यमों की जानकारी, विभिन्न माध्यमों की प्रयुक्त भाषा, इसका होगा फोर्थ। जो विभिन्न माध्यमों के लिए जो प्रयोग किया गया जो भाषा है वो भी क्या करता है? समझने में मदद करता है। भाषा क्या है? भाषा केवल एक लैंग्वेज नहीं है, एक माध्यम नहीं है। भाषा हमारे अंदर की विचारों को, भावनाओं को, संवेदनाओं को समझने का भी प्रयास करता है। इसलिए पहला तो दे दिया कि सामाजिक संवेदना है, दूसरा क्या है? एक माध्यम भी है। विभिन्न माध्यमों में जो प्रयोग किया भाषा उसको भी हम लोग समझते हैं। जैसे अंग्रेजी है, चाहे फ्रेंच है, तेलुगु है, कन्नड़ है, हिंदी है, वो जो भी भाषा उसको भी समझते हैं। और उस भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं? सामाजिक संवेदना को भी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करता है। देखिए याद करना जहाँ भी आएगा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। याद करना जहाँ भी आएगा गलत हो जाएगा। याद करना, रटना, ठीक है, ये सब टीचर सेंटर में लिख लीजिएगा।
याद करना, रटना, ठीक है, कंठस्थ करना, जहाँ भी आएगा गलत होगा, ध्यान में रखिएगा चीज को। कहानियों की कमियां बताना, व्याकरण समझना, कहानियां रचना। हम बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, चर्चा करते, क्यों? मेरा उद्देश्य यह है कि बच्चे भी कहानियां रचें, कहानियों का निर्माण करें, कहानियों पर चिंतन करें, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन हम आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। संदर्भ में व्याकरण किस बात पर बल देता है? संदर्भ में, ठीक है, संदर्भ में व्याकरण मतलब संदर्भ में व्याकरण का मतलब क्या था वो समझ लीजिए। संदर्भ में व्याकरण बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सॉरी, मतलब सॉरी 2 मिनट चाहिए ऐसे, ठीक है, सेट करना पड़ता है थोड़ा। संदर्भ में व्याकरण क्या है? देखिए संदर्भ में व्याकरण क्या होता है, उदाहरण देकर व्याकरण पढ़ाना संदर्भ में व्याकरण है। व्याकरण हम 2 तरह से पढ़ाते हैं, एक नियम पढ़ाते हैं, नियम खाली पढ़ाएंगे, उदाहरण देवे नहीं करेंगे, तो गलत। जैसे संज्ञा पढ़ाना, तो हम बच्चे को बताएंगे जितने आपके दोस्त सब संज्ञा है, मोनू सोनू टोनू जो भी है सब संज्ञा है। जो भी आप वस्तु देख रहे हो क्लास में सब, चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, कुर्सी है, टेबल है, हम है, ये सब संज्ञा है। यानी आपने व्याकरण पढ़ाया तो बच्चों के माइंड में फिगर बन गया, एक सोच बन गई, एक उसका एक चिंतन बन गया। ऐसे व्याकरण पढ़ाना चाहिए। हम लोगों ने व्याकरण कैसे पढ़ा? परिभाषा लिखा दिया, रट लिया, परीक्षा में लिख डाला। और आज देखिए, आज भी यूट्यूब चैनल पर देखते हैं जो सीटर में पढ़ाई होता है, व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण क्यों पढ़ना है भाई? आपको व्याकरण पढ़ने की चीज़ है तो आप कोई पहली बार पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण? आप बचपन से लेकर जवानी तक व्याकरण ही तो पढ़ते रहे। ये बताइए कौन से क्लास में व्याकरण नहीं पढ़ा आपने? आप व्याकरण पढ़िए नहीं, आप थोड़ा समझिए, और जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझ लीजिए, बस आपको काम खत्म। तो पाठ के अंत में दिए गए समझ भाषा प्रयोग पूर्ण करवाने पर हम संदर्भ में जो व्याकरण पढ़ाते वो क्यों पढ़ाते, वो सवाल पूछा जा रहा है आपसे। ये पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, पाठ के अंत में समस्त व्याकरण बिंदुओं को स्पष्ट करने, पाठ के दौरान आए समस्या व्याकरण बिंदुओं की परिभाषा बताने पर थी। अब एक लाइन पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, जैसे पाठ के अंत में जो दिया जाता है प्रॉब्लम, उसको, ये तो नहीं है, इसका उद्देश्य ये नहीं है। पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। चलिए थोड़ा सा देखते हैं आगे। पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, पाठ के अंत में, ये गलत है, पाठ के अंत में आए समस्या व्याकरण बिंदु, ये हो जाएगा सही। प्रसंग आ गया ना, प्रसंग माने संदर्भ। पाठ पढ़ाते समय प्रसंग आने वाले, जैसे हम पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, और उसमें आ गया राम आ गया, तो राम क्या है बच्चों? तो हम बताएंगे संज्ञा है, यही राम है, ये पढ़ाना है। ये सब क्या कर रहा है? पाठ के अंत में, पाठ के अंत में, हम पाठ के अंत में, इसीलिए तो गड़बड़ होता है बच्चों को सब चीज़ें। और परिभाषा नहीं बताना है, जो परिभाषा बता के तो व्याकरण गड़बड़ा रहा है हम लोग का सारा चीज़। परिभाषा नहीं बताना है। देखो व्याकरण पढ़ाने का तरीका जो है, दूसरा वाला जो एक्टिविटी बहुत अच्छा है। जब भी आप मैंने पाठ पढ़ाइए, और पाठ में जो भी आपको व्याकरण वाले जो चीज़ आते हैं उसी को वहीं पर समझा दीजिए, ताकि वो बच्चे उदाहरण दे के व्याकरण समझ जाए वो, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों को डैश की पृष्ठभूमि क्या है। अब बैकग्राउंड पूछ रहा है, क्या है बच्चों की पृष्ठभूमि क्या हो। भाषिक और सांस्कृतिक हो, भाषिक और आर्थिक हो, आर्थिक और सामाजिक हो, सामाजिक और व्यवसायिक हो। इसका पहला आंसर सही होगा। देखिए अब आर्थिक होगा तो व्यवसायिक भी होगा, समझे। आर्थिक है यानी BCD एक ही बात कह रहा है, लेकिन ये भाषिक और सांस्कृतिक। अब इसको समझा देते हैं। जैसे किसी बच्चे को पढ़ाना है तो उसकी पृष्ठभूमि जानते हैं, तो पृष्ठभूमि में क्या हो सकता है? उसकी भाषिक पृष्ठभूमि हो जाएगी, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो जाएगी। जब किसी बच्चे को जानते हैं तो उसका हम
बैकग्राउंड में क्या जानते हैं, उसकी भाषा कौन से भाषा परिवार से आ रहा है, उसकी संस्कृति क्या है, ये न जानते हैं। और न कि आर्थिक, सामाजिक और व्यवसायिक, ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सातवीं कक्षा में पढ़ाने वाला ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पढ़ाना, आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया गया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री क्या है? प्रमाणिक जानकारी है, प्रमाणिक हो जाएगा। कृत्रिम गलत है, मनोरंजक गलत है, अनुपयोगी नहीं है, उपयोगी प्रमाणिक है। देखिए ऋषभ एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ाता है। पढ़ाने से पहले क्या कर रहा है, वो पोस्टर दिखा रहा है। पोस्टर दिखा रहा है कि पानी के बारे में इस तरह बताया गया है। तो कह रहे पोस्टर जो दिखाया गया वो क्या है, वो प्रमाणिक जानकारी है, सरकार द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। ये प्रमाणिक जानकारी ऑथेंटिक है, ठीक है। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तरों पर बल देना चाहिए। अब देखिए अब प्रश्न कैसे होना चाहिए, ये सवाल आ गया आपके सामने। जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, जिनके उत्तर सरल हो, जिनके उत्तर विभिन्न हो, ऐसे इसके आंसर हो जाएंगे। आप लोग लगा लीजिए ये, क्योंकि आप लगाते भी रहिएगा सही रहेगा। ऐसे डी आंसर इसका सही है। अब देखिए प्रश्न कैसे होने चाहिए, प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिसके एक से अधिक, मतलब प्रश्न ऐसे पूछने चाहिए जिसके बच्चे के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो, कल्पनाशीलता हो, चिंतन को बढ़ावा दे, जिनके उत्तर विभिन्न हो। अगर क्या होगा कि कोरोना समाप्त नहीं हो, अभी तो सुनने में आ रहा है कि फिर कोरोना आ गया, तो बच्चे इसके जवाब कई दे सकते हैं। यदि क्या होगा जब पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाए, इसके आंसर कई दे सकते हैं बच्चे, इसके आंसर कई दे सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर। इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। जिनका एक ही उत्तर हो जाए ये गलत है, इससे कम चिंतन का विकास। हमको पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि चिंतन का विकास होना चाहिए। किसमें सबसे ज़्यादा चिंतन होगा, डी वाले में होगा ज़्यादा ना। और सरल क्या होता है, सरल और कठिन कुछ नहीं होता है। बच्चे के सामने जितना चुनौती रखे बच्चे उतना ही सीखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, गद्य शिक्षण कराते हैं अपेक्षित नहीं पूछ रहा आपसे। तार्किक शक्ति का विकास, अनुकरण। देखिए एक बरमास बताते हैं, जहाँ भी अनुकरण आएगा गलत आ जाएगा। अनुकरण, अनुसरण जहाँ भी आएगा गलत हो जाएगा। दोहराना, कॉपी करना, नकल करना, ये टीचर सेंटर में लिख लीजिएगा आप लोग। ये बरमास, एक क्लास देंगे लाइव वीडियो आपको समझाएंगे इस पर। अनुसरण, अनुकरण, दोहराना, कॉपी करना, ये नकल करना, ये जहाँ भी आता है ये गलत हो जाता है। एकदम आंख मूंद के रखिएगा इस चीज़ को। हम आज से नहीं 2011 से बता रहे हैं बच्चों से, ठीक है जी। ओके 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 ओके, ठीक से खोलते हैं, ठीक से आते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं की को भी स्थान, हिंदीतर माने जो हिंदी नहीं जानते हैं, जो हिंदी नहीं है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, बंगाली है, ये है। करे क्यों स्थान देना चाहिए? बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें, यानी जो हिंदीतर है उसकी जानकारी ले सकें। बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें। बच्चों को हिंदीतर रचनाओं से जानकारी मिल सके। बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषी विशेषताओं से परिचित हो सके, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। लाइन को पढ़ना पड़ेगा। हम पकड़ बनाने के लिए नहीं मतलब दे रहे हैं, हम तेलुगु तमिल इसलिए डाल रहे हैं कि उसकी भाषाओं को, उसकी विशेषताओं को, उसके बारे में जान सके, ठीक है। व्याकरण जानने के लिए नहीं, रचना जानने के लिए नहीं,
उसकी विशेषताओं की, कि वो कैसे सोचते हैं, किस तरह की कविताएं लिखते हैं, उनके चिंतन कैसा है, ये सारा चीज़ जानने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को जानना, कंठस्थ करना जहाँ भी आगा गलत हो जाएगा, पहले ही बता रखा है आपको। अब देखिए सब में आगा प्रसिद्ध रचना को जानिए, रचनाओं को, रचनाकारों को जानिए, इसका होगा सी। जहाँ भी लिखा रहेगा भाषा की नियमबद्ध प्रकृति, वहाँ दम 100% सही होगा, 200% सही होगा। लिख लीजिएगा चाइल्ड सेंटर में ये लाइन। ये तीसरा वाला जो लाइन है वो लिख लीजिएगा, वो आपको बहुत काम आएगा। यही जहाँ भी होगा लिख दीजिए। इसका मतलब यही होता है कि कोई भी भाषा का अपना एक नेचर होता है, अपना स्ट्रक्चर होता है, अपनी एक संरचना होती है, उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक होता है, ये पूछ रहा है। भाषण, बच्चों में भाषण का विकास कर रहे हैं, परिचर्चा करवा रहे हैं, संवाद कर, इसमें क्या होगा, तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा, ओरल जो एक्सप्रेशन है उसका विकास होगा। जब बच्चे बोलेंगे तो क्या, बोलने की क्षमता का विकास होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं, 118 की ओर आते हैं। चलिए 118 है, गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना और पद को गद्य में रूपांतरित करना क्या है। ये भाषाई संरचना पर अधिकार है, भाषा व्याकरण पर अधिकार है, साहित्य के सूचना अभ्यास पर, पहला हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए यही ना, गद्य को पद, भाषा संरचना आपको अच्छी है, जानते अच्छी है आप। ये क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस तरह की सामग्री को महत्व देते हैं। व्याकरण की पुस्तक, पोस्टर, पाठ्य पुस्तक, साहित्यिक सामग्री। सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी साहित्यिक सामग्री है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, उससे बच्चे सीखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला है, आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे। तो परस्पर अंतःक्रिया सही है, ही केवल आ गया गलत। केवल जी जहाँ भी है, केवल, सिर्फ, एकमात्र और ही, ये जहाँ भी आएगा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि ये हम लोग मानविकी सब्जेक्ट पर है और मानविकी में कोई चीज़, एक चीज़ सही नहीं होता है, एक से अधिक कारण होते हैं, किसी भी घटना के एक से अधिक कारण होते हैं। ठीक है जी। तो पहला हो जाएगा परस्पर अंतःक्रिया, जितना करेगा बच्चा उतना ही सीखेगा, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है जी। थैंक यू आप सभी को। और आप, मेरा गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचाइए। ये आपको, ये जो आज मैंने दिया हिंदी का, बहुत काम आएगा। ये आपको हम 7 से 8 टेस्ट बनवा देंगे। आप कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये जो चैनल है इसको देखिए, और जो पेडागोजी का दिया जा रहा है, हिंदी का दिया जा रहा है 8 चैनल, 8 जो आपको दिया जाएगा वीडियो, उसको अच्छे से देखिएगा और आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए सीटेट में क्या होता है ना, चारों ऑप्शन सही होता है, 1 2 3 4, तो चारों ऑप्शन आपको ध्यान में देना है। अगर आपने चारों ऑप्शन सही से देखा कि पहला सही है तो क्यों है, दूसरा गलत है क्यों है, तीसरा गलत क्यों है, चौथा गलत क्यों है, अगर आपने ये सब चीज़ सोच लिया ना, तो आप सीटेट में आपको समझिए कि आपको क्या कहे, 120 नंबर आराम से आ जाएगा आपको। अगर आपने चिंतन नहीं किया ना, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तब तो गया काम से। ये ऐसे नहीं है, ऐसे पढ़ाई नहीं होता सीटेट में। यूट्यूब में देखते बहुत सारे लोग यही करते हैं, ये सही है, ये सही है, अरे ये ऐसे नहीं होता है, इसमें चिंतन करना होता है। चिंतन जितना करेंगे उतना ही आपका सही होगा। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू। क्लियर।